हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। आगे पढ़ने से पहले कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं अपने को, है ना। वो सवाल, ये 4 क्वेश्चंस हैं, ज़रा इनके पहले अपने जवाब ढूंढते हैं, इसके बाद में आगे का देखेंगे अपन, है ना। अपने पास जो पहला सवाल है, व्हाट अबाउट रबर बैंड, शुगर एंड स्पंज। अच्छा, मतलब इसका मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये वाला क्वेश्चन। मैं एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे अपने पास में रबर बैंड है बच्चों, जो रबर आता है ना, तो वो सॉलिड है, लेकिन उससे पकड़ के अपन यूँ खींचते हैं तो वो तो लंबा बच जाता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता, अपनी साइज़ बढ़ा लेता है। तो ऐसा कैसे हो गया? साइज़ कैसे बदल रहा है? उसने तो अपनी साइज़ बदल ली, ऐसा कैसे काम चलेगा? बताओ। अपन ने तो कहा था कि डेफिनेट शेप होती है, जो डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, उसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, पर अपन ने तो रबड़ को खींच के बड़ा कर दिया। अब ये क्या करें? अपन तो कह रहे थे रबर रिजिड होता है, लेकिन ये तो रिजिड नहीं है, ये तो फ्लेक्सिबल हो गया। तो बच्चों, रिजिड वाली बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि हर केस में ये कि अपने पास में जो सॉलिड्स हैं ये सारे के सारे रिजिड, अपने पास बहुत से ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ओके, लेकिन बच्चों बात समझो, रबर बैंड को अपन जैसे ही खींचते हैं तो वो उसकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो क्या होता है, बढ़ जाता है, अपनी साइज़ को एक्सटेंड कर लेता है। लेकिन बाहर से जैसे अपन फोर्स लगाना बंद करते हैं, जैसे अपन हाथ छोड़ते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है ना। और अगर हद से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो टूट भी जाता है। ओके, तो ये तो पॉइंट है बेटा। रबर बैंड देखो, मैंने पहले बात की थी कि अपने पास रिजिडिटी वाला ऐसा कुछ नहीं है कि 100% ट्रू हैं चीज़ें। अच्छा, इसके बाद में अपने पास में शुगर है बेटा, जो चीनी आती है ना, चीनी अपने पास में। एक बात बताओ, अपन मार्केट से जो चीनी का पैकेट लेके आते हैं उसे खोलते हैं और घर पे आके अपन डिब्बे में डालते हैं, तो अपन जैसे भी डिब्बे में डालते हैं चीनी वैसा ही शेप ले लेती है, जबकि चीनी तो सॉलिड है। अपना डिब्बा अगर ऐसा है तो चीनी ऐसे भर जाएगी, अपना डिब्बा अगर ऐसा है तो चीनी ऐसे भर जाएगी, अपना डिब्बा अगर ऐसे है तो चीनी ऐसे भर जाएगी। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जो सॉलिड है इसकी शेप डिफाइंड होती है, ये शेप चेंज ही नहीं करता। तो बच्चों बात समझो, शुगर के अंदर सॉलिड क्या होता है, छोटे छोटे ये शुगर के जो दाने होते हैं ना, इनकी जो शेप है ये सॉलिड है, इनकी जो शेप है ये फिक्स है, ये डेफिनेट है। होती है कि नहीं बच्चा? अगर तुम पैकेट से चीनी इसमें डालते हो तो जो छोटे छोटे दाने हैं ना, अभी भी इनकी जो शेप है ये डेफिनेट है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हुई, है ना। अब बात ऐसी है कि अपन बहुत से छोटे छोटे वो जो दाने उनको एक साथ डालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कंटेनर जैसा होता है, वो छोटे छोटे दाने उस तरह से जाके एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे पत्थर है, पत्थर का भी शेप फिक्स होता है, लेकिन अगर इस डिब्बे में डालूं मैं, एक पत्थर यूं आ गया, एक पत्थर यूं आ गया और एक पत्थर यूं आ गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि इन्होंने अपनी शेप बदल ली, इस डिब्बे में आ गए। तो ये इस डिब्बे में आए हैं, पर फिर भी देखो इनके बीच के जो स्पेस है या जो इनकी पहले की शेप थी वो अभी भी वैसे की वैसे ही है। तो जो शुगर के अपने पास में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना बच्चों, उनके साथ भी यही कहानी है। अच्छा, इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं कि सर ये दोनों चलो ठीक है, फिर भी समझ में आ गया, चलो ठीक है। रबर के लिए आपने कहा कि फ्लेक्सिबल होता है, अपन खींचते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ओके चलो मान लिया। शुगर की मान ली कि वो छोटे छोटे दाने हैं, तो वो एग्जैक्टली अपनी शेप चेंज नहीं करते, वो एक्चुअली होते ही ऐसे छोटे छोटे हैं ना, तो वो भर जाते हैं पूरे के अंदर। ओके, अच्छा, उसके बाद में अपने पास जो अगली चीज आती है वो आती है स्पंज। स्पंज बेटा सबने देखा होगा, जो फोम आता है ना अपने बेड वगैरह के अंदर लगा हुआ, जो गुद्दा टाइप, वो उसे अपन स्पंज कहते हैं, इसमें काफी छेद छेद से होते हैं। तो सर अपने सॉलिड को आप कहते हो कंप्रेसिबल बहुत कम होते हैं, लेकिन अपन तो स्पंज को लेके दबा सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा कर सकते हैं, तो ये तो कंप्रेसिबल हो गया। तो बच्चों ऐसा नहीं है, देखो बात समझो, जो स्पंज होता है ना बच्चों, स्पंज के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं बीच में यूं, है ना, और इनके अंदर भरी हुई रहती है हवा। अब जब अपन इसे यूं दबाते हैं तब क्या होता है, जो हवा होती है ना, ये हवा इसके अंदर से निकल जाती है। नहीं समझे? जो हवा होती है ना, ये यहाँ पर, ये देखो जो हवा भरी हुई थी, ये यहाँ से स्पंज में जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनमें से वो हवा बाहर निकल जाती है। तो स्पंज ऐसा नहीं है कि कंप्रेसिबल है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बच्चा, 3 पॉइंट थे अपने पास में। पहला पॉइंट शुगर का। शुगर का क्या सीन है? शुगर बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अपनी शेप चेंज नहीं करते, कंटेनर के अंदर वो छोटे छोटे होने के कारण खूब सारे आके रख जाते हैं, है ना। जैसे अपन ने पत्थर वाला एग्जांपल लिया था। उसके बाद में अपने पास जो अगला था वो था रबर बैंड का। रबर बैंड में जैसे अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो फ्लेक्सिबल होने के कारण लंबा तो हो जाता है, लेकिन जैसे अपन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं वो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन या जो नेचुरल शेप उसे रिगेन कर लेता है, और ज्यादा फोर्स लगा दें तो वो टूट जाता है। ओके, उसके बाद में अपने पास स्पंज वाली बात थी। स्पंज की तरफ बच्चा बताया ना मैंने, बहुत छोटे 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 छेद होते हैं, है ना, उनके अंदर हवा भरी हुई रहती है, और जैसे अपन उसे दबाते हैं वो क्या होती है, हवा वहां से निकल जाती है, हट जाती है। इस वजह से उसे अपन कंप्रेस कर पा रहे। सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होता है, लेकिन इतना कम कि अपने हाथ से कर पाना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, इसे हटा देते हैं, ठीक है, ताकि अपने पास अच्छा खासा जगह रहे बाकी चीजों को समझने के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। हाउ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। बच्चा बात समझो,
जो अपने पास में गैस होती है वो अपना जो कंटेनर है, जिस भी कंटेनर के अंदर अपन ने गैस रखी है उसके ऊपर प्रेशर क्यों लगाती है, प्रेशर माने जोर क्यों लगाती है, जो फोड़ना क्यों चाहती है। अच्छा बच्चा, तो आप सबको पता होगा कि अगर बलून के अंदर अपन हद से ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो फूट जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन अंदर हवा भरते जाते हैं तो हवा क्या करती है, उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाती है, उसे फोड़ देती है। अपने जो सिलेंडर्स आते हैं, जो गैस सिलेंडर्स आते हैं किचन के लिए या कार के लिए, वो देखना बच्चा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ से बने हुए रहते हैं, काफ़ी मोटी लेयर होती है वहाँ पे मेटल की, ताकि वो अच्छे खासे प्रेशर को विथस्टैंड कर सके या टॉलरेट कर सके, है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, या फिर ये जो गैस है ये प्रेशर लगाती कैसे है, ये समझने लायक बात है। चलो ठीक है, जो गैस अपने पास प्रेशर लगाती है, लेकिन कैसे, जरा उस बारे में तो बात करें। तो बच्चा बात समझो, जैसे अपने पास में कोई कंटेनर है, देखो ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ बच्चा, खुला कंटेनर है, यहाँ पे अपने पास में क्या है, खूब सारे एटम्स हैं, है ना, गैस के एटम्स। अब बच्चा मैंने क्या कहा था कि गैस के अंदर जो इंटरेक्शन फोर्स है वो काफ़ी वीक होता है, एक दूसरे से टच करके नहीं रहते, और ये जो ना रैंडम मोशन में रहते हैं हमेशा। पिछले लेक्चर्स में बात अपन ने कवर करी है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं रैंडमली भगते रहते हैं। तो ये भगते भगते क्या करते हैं, दीवार पे टकराते हैं, फिर वापस इधर आते हैं, ये वाला भी दीवार पे टकराता है, इधर आता है, ये वाला इसके टकराता है, ये दीवार पे, यूं आपस में क्या करते रहते हैं, ये दीवार से टकराते रहते हैं। लेकिन बच्चा होता क्या है, यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो 10 एटम्स हैं, है ना, अंदर 10 एटम इस दीवार से टकरा रहे हैं, तो बच्चा बाहर भी देखो उतने ही एटम्स हैं, है कि नहीं है बच्चा। ये कंटेनर खुला है तो जितने यहाँ पे अपने पास में एटम्स है उतने ही, जनरली एटम्स की डेंसिटी यहाँ पे उतनी रहेगी भाई, इतनी जगह में जितने एटम उतने ही यहाँ पे भी एटम्स। तो होता क्या है, ये एटम्स इधर आके टकरा रहे हैं तो ये एटम इधर आके टकरा रहे हैं, तो ओवरऑल चीज़ें क्या रहती है, बैलेंस रहती है, और चीज़ें अपने को फील नहीं होती। कैसे, अरे कंफ्यूज ना हो, समझो, मैं समझाता हूँ ना। देखो ये दीवार है, ठीक है, ये मान के चलो अपन स्टील की बना दे, और ये बस यूं खड़ी कर रखी है अपन ने, इधर से मैं इस पे 10 बॉल्स फेंक के मारूं, है ना, बहुत तेज तेज, तो चांस है अगर ये पतली है तो उस तरफ गिर जाएगी, है ना, यूं उधर गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर झटका लगेगा, अचानक से 10 बॉल एक साथ आके पड़ेंगी तो उधर गिर जाएगी। अगर मैं पीछे की साइड से 10 बॉल्स अगर इस पर फेंक के मारता हूं तो इस तरफ गिर जाएगी। लेकिन क्या हो, अगर मैं इधर से भी 10 बॉल मारूं और उधर से भी 10 बॉल मारूं तो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, अगर वो 10 बॉल से एक साथ आके लगती है तो। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है बेटा, लाखों बॉल इधर से टकरा रही होती है और लाखों बॉल इधर से टकरा रही होती है, तो ओवरऑल क्या रहता है, ये जो सिलेंडर है फटता नहीं है, अपनी जगह पे बैलेंस रहता है। अच्छा, ये बॉल्स क्या है बेटा, कई जगह पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ये अपन बात करेंगे इनके बारे में जैसे जैसे अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये जो रैंडम मोशन के अंदर रहता है ना, ये एटम्स जिगजैग मोशन में यूं ये क्या करते रहते हैं, कंटेनर की दीवार पे भी आके भिड़ते रहते हैं, और ये टकराने की वजह से, इन कोलिजन्स की वजह से ही दीवार के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। लेकिन जब कंटेनर खुला रहता है तब अंदर से जितना प्रेशर लग रहा है उतना ही बाहर से प्रेशर लग रहा है। अगर पर मान के चलो अपन क्या करें, अब अपन कर दे कंटेनर को बंद, ये देखो अपना कंटेनर हो गया कंप्लीटली अब बंद, एक नोजल लगा लेते हैं बस इसमें, और इससे अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर गैस डाले जा रहे हैं। पहले यहां देखो 5 ये थे, और इस तरफ भी कितने थे, 5 थे, तो जितनी बॉल इस दीवार पे टकरा रही थी उतनी बॉल इधर से भी टकरा रही थी। अब अपन ने क्या किया, इस पे जबरदस्ती क्या करने लग गए, इसके अंदर और बॉल्स डाल दी अपन ने खूब सारी। तो अब यहां पर बच्चा एक बात बताओ, पहले जहां 5 बॉल टकरा रही थी अब यहां पे 50 बॉल्स टकरा रही है, लेकिन इस तरफ तो अभी भी 5 बॉल्स ही हैं। तो ऐसे में क्या चांसेस हो जाते हैं कि ये दीवार फट जाएगी, टूट जाएगी या गिर जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं ना। 50 बॉल, भाई मैं इधर से 50 बॉल्स फेंक के इस बॉल पे मारूं या इस ब्लैक बोर्ड पे मारूं, और पीछे की तरफ से मैं सिर्फ 5 बॉल्स मारूं, तो चांसेस क्या है कि ये जो दीवार है ये पीछे की तरफ गिर जाएगी, ऐसा ही होगा ना। तो पर बच्चा यही कारण है, एग्जैक्टली इसी वजह से जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चा, ये भग भग के दौड़ दौड़ के इस दीवार पे टकराते हैं चारों तरफ यूं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ज्यादा टक्कर होगी, और जितनी ज्यादा टक्कर होती है ना बच्चा, उतना ही ज्यादा ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, और उसी से जो अपना प्रेशर है वो जनरेट होता है। एक रफ आइडिया चाहिए था अपने को कि प्रेशर एग्जैक्टली एक्सर्ट करते कैसे हैं ये, है ना। अब देखो बलून में क्या होता है, बलून यूं मान के चलो अपन ने अभी उसे फुला नहीं रखा, अपना बलून ऐसा है। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर फूंक मारना चालू करते हैं। अब जैसे पहले मान के चलो यहाँ पे कुछ हवा थी और कुछ बाहर भी हवा थी, अभी फुला नहीं रखा है ना, जितने कोलिजन दीवार पे हो रहे थे उतने इस पे हो रहे हैं। अब बच्चा इसके अंदर अपन जबरदस्ती फूंक मार मार के अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो अपन ने क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए। अब यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, इस दीवार पे टकराएंगे, दीवार पे टकराएंगे टकराएंगे टकराएंगे। और रबर आपको पता है फ्लेक्सिबल होता है। अब रबर अगर फ्लेक्सिबल है तो ये क्या करता है, ये इधर टक्कर लगने की वजह से थोड़ा सा यहाँ से बढ़ जाता है, ये यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, और अपनी नई शेप कुछ ऐसी ले लेता है ना। अब बच्चा ये यहाँ के रुक जाता है, क्यों, क्योंकि देखो
अपन ने क्या किया, हवा डाली, अब ये जो इतने पार्टिकल्स थे इसमें टक्कर मारने लगे, अब इन ज्यादा जगह को कवर कर रहे हैं ये, तो बाहर की तरफ से मारने वाले ज्यादा हो गए ना बच्चा। पहले देखो बाहर से मारने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, अब बाहर से मारने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब 20 के आसपास हो गए। लेकिन अंदर से मारने वाले तो अभी फिक्स अपन ने और हवा नहीं डाली, फिर अपन क्या करें, इसके अंदर और हवा डाल दें, तो ये क्या करेगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंदर से मारने वाले बढ़ जाएंगे और साइज बड़ी होते ही फिर बाहर से मारने वाले बढ़ जाएंगे। भाई एक बात बताओ, ये दीवार है, इस दीवार में भी कोई यूं पत्थर फेंक के मारे रेगुलर, अब इस दीवार को ही मैं बड़ी कर दूं और यूं मान के चलो हर जगह से पत्थर आ रहे, तो दीवार पे ज्यादा पत्थर लगेंगे ना। और अंदर की तरफ तो बच्चा देखो अपने पास में जितने अपन ने डाले हैं वही टक्कर मार रहे हैं, और बाहर की तरफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन इसका एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो बाहर से टक्कर मारने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लिमिट पे आके क्या होता है कि फिर आके बैलेंस हो जाता है, उससे ज्यादा अपन हवा डालते हैं तो फिर क्या, इसकी जो रबर है इसमें इतनी कैपेसिटी बचती नहीं कि इस प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, टॉलरेट कर सके, और ये क्या करता है, फट जाता है। अच्छा नहीं समझ में आया बच्चों, ध्यान दो, अच्छे से समझाता हूं वापस एक बार और, है ना, इस बार समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो बच्चों, अपने पास में बलून है, ठीक है, अभी इसके अपन ने फुलाया वुलाया कुछ नहीं, इसके अंदर मान के चलो ये 5 बोल्स हैं, है ना, ये पांचों बोल हर तरफ टकरा रही है, और यहां पर भी क्या है, 1 2 3 4 और 5 बोल इस पे टकरा रही है। तो ओवरऑल देखो जितनी बोल इस पे अंदर से टकरा रही है, 5 बोल, ये उतनी बोल इधर बाहर से टकरा रही है। अब क्या होगा, इसकी साइज कैसी रहेगी, इतनी रहेगी, नई साइज इसकी बढ़ेगी और नई साइज कम होगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने क्या किया, 5 बोल्स और एक्स्ट्रा डाल दिया, है ना, 1 2 3 4 5। अब बच्चा देखो अब होगा क्या, अब अगर साइज इसकी ऐसे ही रह जाती है, इतनी अगर इसकी साइज रह जाती है ना, तो अब इसके अंदर देखो बोल्स कितनी हो गई, 10 बोल्स हो गई। लेकिन बाहर से मारने वाले अभी भी कितने हैं, केवल 5 बोल्स। तो अब बच्चा एक बात बताओ, अंदर वाली बोल्स ज्यादा हो गई तो क्या करेगा, फैल जाएगा, ये फैलेगा तो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, ये इतना हो गया। और अब एक बात बताओ बच्चा, इसके बढ़ने के बाद भी अभी तो मुंह तो बंद कर रखा अपन ने, तो अभी भी अंदर कितनी बोल्स हैं, 10 बोल की 10 बोल है ना, ओके। और लेकिन अब इसका एरिया बढ़ने की वजह से बच्चा देखो बात समझो, बाहर तो हवा चारों तरफ है, तो पहले जो 5 बोल्स मार रही थी वो तो है ही जो है, ये जो एक्स्ट्रा जगह आ गई यहां पर भी क्या हो जाएगा, 5 बोल्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो अंदर भी 10 और बाहर भी 10। अब अपन ने क्या करा, फिर इसके अंदर एक और बार फूंक मारा, एक और बार जैसे अपन ने फूंक मारा, अपन ने क्या किया, फिर इसके अंदर क्या कर दी, 5 बोल्स डाल दी। अब इसके अंदर कितनी बोल्स हो गई, पूरी 15, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। अब ये 15 बोल्स इस पर टकरा रही है। अपने पास में बाहर कितनी बोल थी, 7 8 9 10 बोल्स पहले थी, 10 बोल्स अभी भी है। लेकिन अब क्या हुआ, एरिया देखो फिर से बढ़ गया पहले के मुकाबले, तो बाहर से मारने वाले भी क्या हो जाएंगे अब ज्यादा, 4 और 5, अंदर भी 15 बाहर 15, फिर वापस क्या हो जाएगी, इसकी शेप उतनी ही आके रुक जाएगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा, इस वजह से बलून फैलता जाता है, और इसके अंदर अगर अपन फिर भी और डाल देते हैं तो ये फिर जाके फूट जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं इसके अंदर अपन फूक मार मार के क्या कर रहे हैं, इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ओके। लेकिन अपने पास मान के चलो कोई स्टील का कंटेनर है, काय का कंटेनर है, स्टील का, ओके। अब स्टील के कंटेनर की एक खासियत होती है बच्चा, आपको पता होगा, ये थोड़ी मोटी लेयर है स्टील की, ये अच्छे खासे प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है ना। अगर मैं ये जो अपना ब्लैक बोर्ड है ये मैं स्टील का बना दूं, इसके ऊपर फिर चाहे मैं 100 बोल भी मारूंगा तो भी ये फटने वाला नहीं आसानी से, है ना। मुझे बहुत तेज खींच के अगर 1000 बोल एक साथ मारूं तो शायद ये फट जाए, अदरवाइज वैसे फटने के इसके चांसेस नहीं रहेंगे। इसी वजह से अपने जो घर में सिलेंडर्स होते हैं वो मेटल्स के बने हुए आते हैं, उसके अंदर क्या होता है बच्चा, अपन जबरदस्ती ना, देखो नॉर्मली तो क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, नो अंदर, है ना, और नो बाहर, ठीक है, नो पार्टिकल्स अंदर नो पार्टिकल्स बाहर, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, जितनी बोल इधर से पड़ रही है उतनी बोल इधर से पड़ रही है, ओवरऑल सब बैलेंस। लेकिन अब बच्चा ऐसे तो अपना खाना बन ही नहीं पाए, सिलेंडर एक दिन ही नहीं चले, इससे बेटर फिर उन्होंने क्या सोचा कि अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर जबरदस्ती खूब सारी बोल्स डाल देते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर बहुत सारी बोल्स डाल देते हैं, यूं, ठीक है, बहुत सारी बोल्स डाल दी अपन ने, हजारों बोल्स भर दी। पर बच्चा एक बात समझो, अभी भी जो बाहर की से है, जो अपना सिलेंडर है, इसने साइज तो बदला नहीं, है ना, इसने अपना साइज तो बदला नहीं, तो बाहर से मारने वाली जो बोल्स हैं वो नहीं बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी ना। तो बच्चा एक बात समझने लायक है यहाँ पर, अगर बाहर से बढ़ने लायक, अब बाहर से अगर बोल्स नहीं बढ़ी तो ये जो स्टील की मजबूत दीवारें हैं
इन्होंने ही तो इन बोल्स की टक्कर को, यही तो इन बोल्स की टक्कर को सह रही है, यही सह रही है ना। और जितनी ज्यादा बोल्स आके दीवार पे टकराएंगी उतना ज्यादा एक तरीके से मान के चलो इनके ऊपर प्रेशर बनेगा यहां से हटने के लिए। ये क्या चाहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बिछ गए, ये क्या चाहते हैं इनको जगह मिल जाए और ये यहाँ से बाहर निकले। अब अगर इसके अंदर जबरदस्ती और थोड़ी बहुत एयर डाल देना अपन, थोड़ा बहुत और गैस डाल दें, तो ये क्या कर सकता है, फट भी सकता है। इवन आपको पता है कई बार सिलेंडर्स फट जाते हैं, ठीक है। तो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है, क्योंकि जो बेटा जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं वॉल्स पे, कंटेनर की पे। इस वजह से प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट होता है वॉल्स पे, कंटेनर की पे। समझ में आया होगा आपको, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस पीछे करके इसे देखो, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन मैटर चेंज इट स्टेट। ऐसा हो सकता है क्या, अगर अपने पास में जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाए गैस में, या फिर सॉलिड को पहले कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, है ना, और ये जो लिक्विड है ये फिर कन्वर्ट हो जाए गैस में। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बच्चा सबसे बढ़िया जो अपने पास एग्जांपल है वो है पानी का। पानी अपने पास क्या होता है, लिक्विड होता है ना, पानी अपने पास में। तो यहां लिख लेते हैं अपन वाटर, है ना। इसको अगर अपन ठंडा करते हैं, इसको अगर अपन करते हैं कूल, क्या करते हैं, कूल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है काय में, आइस में, जो कि क्या होती है, सॉलिड होती है कि नहीं होती। और वहीं पे अगर वाटर को करते हैं अपन वार्म, या अपन इसे करते हैं गर्म, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है अपने पास में वाटर वेपर्स में। जो पानी की अपने पास में भाप होती है ना, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर को अगर अपन ठंडा करें, तो काय में कन्वर्ट हो जाती है वापस वाटर में, कूल करने पे, है ना। और इसको फिर वापस वाटर को कूल करने पे आइस में, और आइस को अगर अपन गर्म करें या हीट सप्लाई करें तो ये वापस काय में कन्वर्ट हो जाता है पानी में। तो कुल मिला के कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स, बिल्कुल कर सकता है। मैटर अपनी जो स्टेट है उसे चेंज कर सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल कर सकता है, मैं एग्री करता हूं इस बात से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे कैसे करता है वो अपन बात बाद में करेंगे, पहले ये तो देखें। ये अगला क्वेश्चन पहले समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स। अपने पास में वो क्या क्या फैक्टर्स है जिनके ऊपर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है, पहले उन पैरामीटर्स को तो देखें। तो बच्चा अपने पास में मेनली, वैसे तो बेटा बहुत पैरामीटर्स होते हैं, पर मेनली मतलब जो मोटा मोटा अगर मैं कहना चाहूं तो 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है अपना स्टेट ऑफ मैटर। जो अपना क्या क्या फैक्टर्स है, 3 अपने पास मेजर फैक्टर्स है जिनके ऊपर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है। पहला टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर तो समझ ही गए होंगे, पानी को गर्म किया तो गर्म करने पे वो कैसा हो गया, बताओ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। और उसे हीट बाहर निकाल ली, उसे ठंडा किया तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर कम किया तो वो काय में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो पहला फैक्टर तो 100% टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में सेकंड फैक्टर आता है प्रेशर। अरे सर ये क्या, ये कैसे, है ना। टेम्परेचर का तो सर समझ में आता है हमें कि गर्म करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आता है हमें, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन प्रेशर, सर ये प्रेशर कैसे, वेट अ मूवमेंट बच्चा, बात करते हैं पहले पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर भी देख लें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कहना ज्यादा ठीक होगा, है ना। ये 3 पैरामीटर्स है जिनके ऊपर स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड करती है। देखो बच्चों, किसी भी चीज को अगर अपन करते हैं गर्म, किसी भी चीज को अगर अपन हीट देते हैं हद से ज्यादा, है ना, तो क्या करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अपने पास में लिक्विड में। अब ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ बर्फ के साथ ही। अगर मेरे पास में आयरन है ना, आयरन आपको पता है बच्चा सॉलिड होता है, जो लोया है अपने पास में सॉलिड होता है। इसको भी अगर अपन बच्चा हीट करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है थोड़े वक्त बाद। पता है आपको, लोया भी पिघल जाता है, पत्थर भी पिघल जाते हैं, लावा, क्योंकि अंदर जो पृथ्वी की हीट है वो बहुत ज्यादा होती है। और अब बच्चा ये जो लिक्विड है इसे भी अगर अपन फर्दर हीट करें, जो अपने पास में पिघला हुआ लोया है ना हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसे भी मैं फिर से हीट करूं तो एक काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरे पास में गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अपने पास में जो वेपर है ना, जो गैस है वो आ जाएगी काय की, आयरन की। जो आयरन यू चारों तरफ तैरने लग जाएगा, ठीक है, वह हवा के अंदर। लेकिन वो कब हुआ, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, जब अपन उसे हीट देंगे। अब बच्चा इसके अंदर से यूं मान के चलो अपन टेम्परेचर को कम कर दे, ये तो हुआ जब टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया। अब अगर अपन टेम्परेचर कम कर दे, है ना, तो टेम्परेचर कम करेंगे तभी क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर उसे टेम्परेचर कम करेंगे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में, सॉलिड में, ठीक है। अब बच्चा पहला पॉइंट तो ये हुआ। इसके बाद में अगर अपन बात करें अमोनिया की, अमोनिया बच्चा गैस ही होती है, NH3, है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है ना, अमोनिया गैस होती है। चलो एक काम करो, नाइट्रोजन गैस ले लो। नाइट्रोजन गैस के बारे में बहुत सुना होगा आपने। जो नाइट्रोजन गैस है ना बच्चा, वो अपने पास में कैसी होती है, वेपर के फॉर्म में होती है। वेपर के फॉर्म में होती है कि नहीं होती, चारों तरफ जो अपना सराउंडिंग्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है।
अब देखो, अगर अपन टेम्परेचर -170 के आसपास ले जाएं तो ये जो अपने पास में नाइट्रोजन है, ये बच्चा कन्वर्ट हो जाती है काय के अंदर लिक्विड फॉर्म में, है ना। अपने पास इवन जो ऑक्सीजन है ना, उसे भी अपन ठंडा करते हैं तो वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसे भी अगर अपन बच्चा फर्दर और ठंडा कर दे, है ना, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाती है फिर सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आयरन है ये परमानेंट हमेशा के लिए सॉलिड ही रहता है, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है अपने पास नाइट्रोजन गैस है या जो अमोनिया गैस है ये हमेशा अपने पास में गैसियस स्टेट में रहती है। वो बेटा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अपना जो भी टेम्परेचर है उसके ऊपर लोहा अपने पास कैसा रहता है, सॉलिड रहता है ना। और जो अमोनिया है वो कैसी रहती है, लिक्विड रहती है। लेकिन ऐसा और टेम्परेचर्स भी हैं जहां पे चीजें बिल्कुल बदल जाती है। ओके, अरे समझ में आया कि नहीं आया कुछ? तो टेम्परेचर का केस खत्म है। चलो टेम्परेचर को अपन चलो रखते हैं एक बार समझने के लिए। ओके, अगला जो पैरामीटर अपने पास में है वो बचा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। अब ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसे डिसाइड करता है कि चीजें सॉलिड होंगी, गैस होंगी या फिर अपने पास में लिक्विड फॉर्म में होंगी? तो बच्चा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मैंने बताया था ना, जैसे मैं हूं, मुझे पकड़ रखा है इधर से किसी ने, मैंने यूं दो को पकड़ रखा है, दो ने मुझे पकड़ रखा है और हमने यूं पकड़ के एक दूसरे को गुच्छे में टाइट बैठे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर मैं एक मॉलिक्यूल हूं, ये बाकी भी मॉलिक्यूल है, तो हमारा जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर दूसरे हाथ पे अगर मैं बात करूं बच्चा, जैसे और कोई वो यूं पकड़ रखा है, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपैरेटिवली वीक है। तो देखो अब बात समझो, अगर कोई यूं बिल्कुल एक दूसरे को टाइट पकड़ के बैठा है तो उनको अगर अपन परेशान करते हैं, उनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो अपने लिए डिफिकल्ट है। तो बच्चा इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे चीजें सॉलिड की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे देखो अपन टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे थे ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे चीजें किधर जा रही थी, गैस की तरफ, यही हो रहा था ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। वहीं पे अगर मैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स IMF ये बढ़ाता हूं मैं, तो चीजें मेरी जाती है सॉलिड की तरफ। बच्चा एक बात बताओ, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के बिल्कुल टाइट पकड़ के बैठेंगे तो ये काय में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में कि गैसियस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ऑफ कोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम काय में होता है, सॉलिड में होता है। तो ये भी एक तरीके से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये डिसाइड करता है कि चीजें अपने पास में क्या रहने वाली हैं, सॉलिड रहने वाली हैं, लिक्विड रहने वाली है या गैसियस स्टेट में रहने वाली है। जैसे अभी अपन इस टेम्परेचर की बात करें, अपने रूम टेम्परेचर पे बात करें, जो अपने पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये बहुत 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 कम होता है। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम हो गया, बच्चा बात समझो, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा होता है तो चीजें जाती है सॉलिड की तरफ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम होगा तो चीजें किधर जाएंगी, गैस की तरफ। वेरी गुड, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो नाइट्रोजन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत वीक होता है, इस वजह से गैस होता है। और वहीं पे बात अगर मैं करूं आयरन की, तो आयरन का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से कैसा रहता है, अपने पास में सॉलिड स्टेट में रहता है अपने रूम टेम्परेचर पे। तो अच्छा चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो सर ये दो पैरामीटर समझ में आ गए। अब अपने पास में जो तीसरा पैरामीटर बचता है वो बचता है प्रेशर। बच्चा प्रेशर को समझाने से पहले मैं एक छोटी चीज और क्लियर करना चाहता हूं। एक साथ अपने को सभी पैरामीटर्स मिलके, ये जो तीनों पैरामीटर्स है ना बच्चा, ये तीनों पैरामीटर्स एक साथ मिलके डिसाइड करते हैं कोई चीज सॉलिड रहेगी, लिक्विड रहेगी या गैस रहेगी। जैसे अब अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी कैसा रहता है ना, या फिर यूं मान के चलो मैं कहूं -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी कैसा रहता है, तो आप कहोगे सर जम जाता है, आइस की फॉर्म में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर अपन प्रेशर के साथ खिलवाड़ करें तो उसे उबलता हुआ भी रख सकते हैं -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बच्चा चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एक बार समझने में, लेकिन एक बार समझने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। प्रेशर का ये क्या खेल है कि -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है। बताओ -2 डिग्री सेंटीग्रेड, सबने सुना होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है कि सर आप तो माइनस के अंदर भी उबाल रहे हो, 100 डिग्री पे उबलना चाहिए। उबलता हुआ पानी बच्चा इतना ठंडा हो सकता है कि अगर तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए तो तुम थरथरा जाओ, है ना, बहुत भयंकर वाली ठंड लगे तुम्हें। इतना ठंडा हो सकता है उबलता हुआ पानी भी जो तुम पी ना सको। तो बच्चों एग्जैक्टली समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं और प्रेशर कैसे चीजों को डिफाइन करता है। देखो बच्चों, मेरे पास में ये कोई कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर मेरे पास यहाँ पे पानी भरा हुआ है। पानी अगर बच्चा मेरे पास भरा हुआ है तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर हवा तो रहती है या नहीं रहती? तो हर वक्त क्या रहता है, जो कुछ हवा के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, इस पे टकराते रहते हैं यूं हमेशा, है ना, यूं आपस में कोलाइड करते रहते हैं। जैसे हवा के पार्टिकल्स कंटेनर पे कोलाइड करते हैं ना, वैसे इसके ऊपर भी कोलाइड करते हैं। और उसके साथ साथ में जो एयर के ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके भी पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, इस पे कोलाइड
करते रहते हैं। अब बच्चा प्रेशर कम करने का मतलब क्या है कि ऊपर से अपन इन पार्टिकल्स को हटा रहे हैं। पहले मान के चलो अपने पास में कोई बीकर है, ये पानी है, यहाँ पे ऊपर टकराने वाले 3 पार्टिकल्स हैं, ये तीनों पानी के ऊपर बारी बारी से टकरा रहे हैं और 3 पार्टिकल्स ही क्या कर रहे हैं, नीचे से भी टकरा रहे हैं इसके ऊपर, है ना। अब अपन ने क्या किया, इसका कर दिया प्रेशर कम। प्रेशर कम करने का मतलब क्या होता है, हवा उस जगह से निकालना। अब अगर अपन ने प्रेशर वहां पे कम कर दिया बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास में अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल। पहले ये जो 2 पार्टिकल थे, प्रेशर कम होने की वजह से अपन ने इस पर एक पाइप लगाया, वैक्यूम पाइप, और इन दोनों पार्टिकल को खींच के बाहर निकाल दिया। अब देखो ये तो नीचे जाके टकरा रहा है, तो नीचे से तो आके एक टकरा लेगा इससे तो, लेकिन ये जो बाकी के 2 पार्टिकल्स भी ऊपर आ रहे थे ना बच्चा, ये जो नीचे के 2 पार्टिकल्स ऊपर आ रहे थे, उन्हें ऊपर टकराने के लिए कोई नहीं मिल रहा। तो इस बार ये क्या करेंगे, यहां से बाहर निकलेंगे और सीधा बाहर बक के आ जाएंगे ऊपर हवा के अंदर। भाई पानी भी तो इवेपोरेट होता है, नहीं होता भाई। अपन दोपहर के अंदर यूं मान के चलिए किसी बड़े सी पराती में या भगोने में किसी में भी या किसी भी कंटेनर में पानी फैला देते हैं, तो शाम होते होते वो इतना कम से कम लेवल कम हो जाता है उसका, तो पानी जाता कहाँ से, कहाँ है, वो क्या करता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, बच्चा ऊपर चला जाता है ना। तो अगर बच्चा अपन यहाँ से गैसेस हटा देंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पर क्या करेगा, ऊपर जाने लग जाएगा पानी। कोई भी चीज़ उबलती कब है बच्चों, कोई भी चीज उबलती कब है, जब ये नीचे से आने वाले पार्टिकल्स है ना बच्चा, नीचे से आने वाले पार्टिकल्स ऊपर से आने वाले पार्टिकल्स के बराबर हो जाते हैं, तब कोई चीज उबलना चालू होती है, तभी अपने को ये चीज ऊपर से आती हुई दिखती है ना, जो नीचे पार्टिकल्स ऊपर भग के आने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों बात समझो, ऊपर जब 3 थे तो नीचे भी 3 थे, चीजें बैलेंस थी। अपन ने प्रेशर कम करने के चक्कर में क्या किया, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स को हटा दिया। अब यहाँ से अपन ने कुछ पार्टिकल्स को हटा दिया तो यहाँ पर ऊपर कोलाइड करने वाले कम बचे पार्टिकल्स, या ऊपर से पार्टिकल्स को हटाने को अपन क्या कहेंगे, अब से प्रेशर कम करना। ऊपर ने अपने जैसे प्रेशर कम किया, यहाँ पार्टिकल्स कम हो गए, तो ये जो पानी है यहाँ पर ऊपर उठने लग गया। और बच्चा पानी ऊपर उठता है तब क्या कहता है अपन कि पानी उबल रहा है। नहीं समझ में आया बच्चों, ध्यान दो, दोबारा बात करता हूँ, ये चीज अच्छे से समझाता हूँ। इधर देखो, इंटरेस्टिंग चीज है, अपने पास में ये कोई कंटेनर है ना, इसके अंदर पानी है। अपन कब कहते हैं कि कोई भी चीज उबल रही है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नीचे वाला जो प्रेशर है इसके बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चा, अपने ऊपर हवा है ना खूब सारी, तो ये दबाव बना के रखती है ना, ये जो पार्टिकल्स यहाँ टकरा रहे हैं पानी पे, ठीक है। अब जब तक ये ज्यादा है ऊपर से टकराने वाले, तब तक तो चीजें सब ठीक है, बैलेंस्ड है, ठीक है। एक बार के लिए बराबर में भी चल जाएगा, लेकिन बराबर से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया अगर नीचे से टकराने वाले, जैसे अभी नीचे टकराने वाले 5, ऊपर भी टकराने वाले 5, अब नीचे से टकराने वाले अपने पास में अगर 6 आ गए तो 5 तो इन 5 को टक्कर दे देगा, और ये जो 6वां मॉलिक्यूल है क्या करेगा, यहाँ के रुकेगा नहीं, सीधा शो ऊपर निकल जाएगा बाहर। ऊपर निकलना मतलब ये इवेपोरेट हो जाएगा या पानी उबलना चालू हो जाएगा जब ये ऊपर निकलने लग जाएगा तेजी तेजी से। तो बच्चों बात समझो, अब इस कंटेनर के अंदर अगर अपन वैक्यूम पंप लगा दे, वैक्यूम पंप माने जो वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम का मतलब है बच्चा जहां पे ऊपर कुछ भी ना हो, सब कुछ खाली हो, इवन वहां से हवा को भी निकाल ले। तो बच्चा यहां से अगर अपन हवा को भी निकाल लेंगे तो इस पर टकराने वाला कौन रहेगा, ऊपर से कोई नहीं रहेगा। अब बच्चा जब ऊपर से टकराने वाला कोई नहीं रहेगा तो इसके पास में नीचे से कोई भी पार्टिकल आता है ना, तो वो क्या करेगा, वो तो ऊपर निकलेगा सीधा, और अगर वो सीधा ऊपर निकल रहा है तो अपने क्या लगेगा, चीजें उबल रही है। तो बच्चों देखो, मैंने एक बार अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सारे पैरामीटर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं बर्फ के जमने पे। अच्छा समझते हैं, उस चीज को भी समझते हैं। देखो बर्फ का एक एग्जांपल लेते हैं, उससे चीजें अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, अगर बर्फ जमी हुई है तो देखो उसमें कई पैरामीटर्स है। पहली बात तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस माने कि उनका जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो देखो बच्चा फिक्स रहता है। एक पेयर के लिए जो पानी है ना, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स एक तरीके से फिक्स ही है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फिक्स का तो पैरामीटर यहाँ पे इतना खासा रोल प्ले करेगा नहीं जब अपन ने कोई चीज डिसाइड कर ली। इंटरमोलिकुलर फोर्स कब इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, जब अपन डिसाइड करने वाले होते हैं कि अपन स्टील लेंगे, अपन लोया लेंगे या अपन पानी लेंगे, तब चीजें डिसाइडिंग फैक्टर में आती है। ओके, अब बच्चों बात समझो, अगर अपन ने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ अपने को पानी लेना है, पानी लेने के बाद इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का इतना बड़ा रोल नहीं रहता। फिर अपन मान के चलो टेम्परेचर कर दिया कम। टेम्परेचर कम करने से क्या होता है बच्चा, इनका जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो जाता है कम। तो बच्चों देखो, ऊपर से कुछ इस पे हिट कर रहे हैं, है ना, ऊपर से इस पे कुछ हिट कर रहे हैं और नीचे से भी इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स जा जाके हिट कर रहे थे पहले तो, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे अपन कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो ऊपर जाके टकराने वाले हैं ये अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, नेग्लिजिबल बच रहे हैं। अब जब ऊपर वाला प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर से अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव लगता है, तो चीजें ठोस हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से अपने पास में जैसे 0 डिग्री के नीचे जाते हैं ना, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो बच्चा इतना धीमा हो जाता है कि
इनकी वजह से, इसके प्रेशर की वजह से क्या हो करते हैं, जम जाता है पानी, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो बच्चा यहाँ पे एक नीचे टकरा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, यहां से ऊपर से इन सभी को हटा दूं, है ना। तो अब भी देखो इनके ऊपर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं है, तो ये जमा हुआ क्यों रहेगा, अब ये जमा हुआ बिल्कुल नहीं रहेगा। और इवन नीचे से जो एक आके टकरा रहा है ना, ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा काफी तेज स्पीड से, तो पानी क्या करने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, इवन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी। आई होप चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई है। अपने को ज्यादा डिटेल में बात करनी भी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया अपने को होना चाहिए। बेटा अगर ना समझ में आया है, यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी, और कमेंट बॉक्स में भी आप छोड़ सकते हो कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुई। तो अपन एक काम करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रख लेंगे कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। लेकिन कुल मिला के जितना आपकी बुक में गिवन है वो ये है कि बच्चा जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अपन प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे चीजें काय की तरफ टेंड करती है, सॉलिड की तरफ। अब कैसे, देखो बच्चों, मैंने क्या कहा आपसे, अपने पास में ये कंटेनर है, इसके अंदर ऊपर से मारने वाले हैं कुछ, है ना, ये 5 आके कोलिजन करने वाले पार्टिकल्स हैं। अब अगर अपन मान लो प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे कोलिजन करने वाले पार्टिकल्स कितने हो गए, पहले के मुकाबले ज्यादा। अब पहले के मुकाबले कोलिजन करने वाले पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, नीचे वाले के ऊपर कोई चेंज आया नहीं, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे जम से ही जाएंगे, बेचारे बिल्कुल ही ऊपर नहीं निकल पाएंगे, तो एकदम ठाक इनको ब्लॉक कर देगा पूरे के पूरे को। वहीं पे अब अगर अपन प्रेशर कर देते हैं कम, तो चीजें किधर मूव कर जाती है, गैस की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, प्रेशर कम करने का मतलब है कि यहां पर ऊपर से टकराने वाला कोई नहीं, तो ये जो नीचे से टकराने वाले, चाहे टेम्परेचर कितना ही कम हो, है ना, -200 डिग्री पे भी क्या होगा, ये बिल्कुल, अगर टेम्परेचर यहाँ प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो माने एकदम जीरो, है ना, तो कुछ गैसेस अभी भी ऐसी रहेंगी कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्या करेंगी, ये जो नीचे से आके टकरा रहे हैं, ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, और अभी भी चीजें अपने क्या करेंगी, उबलती हुई दिखाई देंगी। तो कुल मिला के अगर अपन प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जैसे अपने पास में जो वाटर है वो जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है, जो अपने पास में वाटर है, पानी है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है ना। अब अगर मैं क्या करूं, प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर को बढ़ा दूं, तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है, चीजें सॉलिड की तरफ टेंड करती है, तो उसे ही पानी को बॉईल करने के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा। चलो बच्चों, ज्यादा कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, ना समझ में आया, तो डोंट बी पैनिक, वो अपने सिलेबस का पार्ट अभी है नहीं, बट एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने बताया। ना समझ में आया, आस्क मी अगेन, मैं अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं बच्चों, तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा, वो क्या करता है, बढ़ जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो बढ़ के 100 से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर सेकंड पैरामीटर की बात करूं, अगर मैं प्रेशर कर दूं कम, तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 100 डिग्री से कम हो जाएगा, ओके। अब जो अपने पास में कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये अपनी बुक का एक पोर्शन है, इसे अपन डिटेल में कवर करते हैं, है ना।